पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय, आर्थिक विकास को गति देने पर रहा जोर। पीएम ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से निजी सेक्टर की भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की स्थिति को लेकर दिया बयान। कहा, दिल्ली के अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे मरीज 6000 बेड्स अब तक खाली, अस्पतालों में बढ़ाए जा रहे हैं बेड्स। जैसलमेर पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चीन विवाद को लेकर बीजेपी सरकार केवल बातों को छिपाती है। भारत में अब तक कोरोना के कुल केस 4,56,183 के पार, 1,83,022 हैं एक्टिव केस, जबकि 2,58,685 लोग हुए संक्रमण मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री के रूप में पुलिस महकमे को 3 बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने एसीबी के नए भवन का उद्घाटन किया और एसीबी के हेल्पलाइन नंबर की भी लॉन्चिंग कर लोकार्पण किया है। तो वहीं होमगार्ड निदेशालय के नए भवन का भी शिलान्यास किया गया है। हेल्पलाइन के माध्यम से कई लोग शिकायत करेंगे, हो सकता है ज्यादा लोग शिकायत करें, शिकायत करता है, हो सकता है वो ढंग से अपनी बात नहीं कह पाए। तो एसीपी के अधिकारी जो हेल्पलाइन को इंचार्ज होंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो कैसे जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, अगर वो फेक है तो अलग बात है, फेक है तो उसको भी सबक मिलना चाहिए कि फेक शिकायत क्यों करी, या उसने मजाक के अंदर टेलीफोन कर दिया। ऐसे लोगों को भी अलग से डील करना चाहिए। परंतु जो जेन्युइन शिकायत कर रहा है, शिकायत पूरी बता नहीं पा रहा है, तो उस तक कैसे पहुंचना, उसको कैसे बनाना, बात करनी, ये तमाम काम मैं समझता हूँ कि अच्छी ट्रेनिंग से संभव है। कम से कम एसीबी के डिपार्टमेंट में या क्राइम ब्रांच में इसमें ऐसे लोग जाने चाहिए जो कि वो वास्तव में सक्षम हो, माहिर भी हो, एक्सपर्ट हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार ने नया भवन बनाने का जो अभी आज उद्घाटन हुआ है, आधुनिक संसाधन में उपकरणों से लैस किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि सब काम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वहीं इससे जनता आहत हुई है। इसको लेकर जब आम जनता से बातचीत की गई तो आम जनता ने बताया कि एक तरफ कोरोना वायरस की मार है और तो दूसरी ओर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ रहा है। अन्यायपूर्ण है और प्रशंसनीय तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। एक तो कोरोना है, लोगों का पैसा बिल्कुल फटेहाल स्थिति है, राहत देने के नाम पे आहत हो रहे हैं ये लोग। कहने करने का बड़ा फर्क है, सरकारें कहती कुछ है और यथार्थ कुछ और दिखता है। तो जनता को दुखी करके और भी दुखी करने का ये इंतजाम सरकार ने किया है, बेहद निंदनीय है, बुरा है। ये चाहिए है कि सबको दर्द बढ़ाना है तो पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ा दो, सबको दर्द बढ़ जाएगा एक साथ पूरे देश में। सच्चाई तो यही है। सरकार के लिए, सरकार लोगों की सुविधा के लिए होती है और सेवा के लिए होती है, सताने के लिए नहीं होती है, ये याद रखना चाहिए। जिन लोगों की ताकत से वो आसमान पर बैठते हैं, फिर जमीन पे भी चले आएंगे, जल्दी ही ये होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने 10वीं के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप के प्रसंगों को हटाना और अकबर को महान बताकर उनकी हैसियत को कम करने का प्रयास कांग्रेस की विकृत मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस की जो पैदाइश थी 1885 में ए.ओ.ह्यूम ने स्थापना करी, अंग्रेजों की छाया में करी। और ये कहा जाता है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए। उन काले अंग्रेजों का पोषण करने का काम कांग्रेस का है। इतिहास की किताबों में जो इतिहास लिखा, उसमें बहुत बार इस तरीके के विरोधाभासी किताबें खासतौर पर पढ़ाने के लिए भारत की विडंबना है कि भारत के नई पीढ़ी को एक उजला इतिहास पढ़ाया जाए जिसमें शौर्य का, स्वाभिमान का, पराक्रम का जिक्र हो। लेकिन कांग्रेस को शायद ये एडिक्शन है कि यदि महापुरुषों का अपमान होगा तो उनका वोट बैंक लामबंद होगा
और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण का ही नतीजा है कि वो अकबर को महान बताते हैं और महाराणा प्रताप की हैसियत को कमजोर करते हैं। ये जो 10वीं की पाठ्य पुस्तक में चेतक और उससे महाराणा प्रताप से जुड़े तमाम प्रसंगों को हटाया जाना, उसको नजरअंदाज करना, ये कांग्रेस की उसी विकृत मानसिकता का एक उदाहरण है। उनको ये इल्म नहीं है कि इतिहास क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे उसका संरक्षण करना चाहिए और किस तरीके से नई पीढ़ी को इतिहास से रूबरू कराया जाना चाहिए। अफसोसजनक है, शर्मनाक। भरतपुर और जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये व्यक्ति भरतपुर रेंज आईजी के नाम पर कई बड़े पुलिस अधिकारियों से वसूली कर रहा था। इस मामले को लेकर एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति भरतपुर रेंज आईजी के ऑफिस में देखा जाता था और इस व्यक्ति का नाम प्रमोद शर्मा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। प्रमोद शर्मा माली नगर में रहता है और वैसे मूल रूप से भरतपुर का निवासी है और ये जो है भरतपुर डीआईजी साहब हैं, उनके नाम से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था और उसके बाद 5 लाख रुपए लेते हुए इसको आज ट्रैप किया यहीं जयपुर में। ये जो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, ये भरतपुर में उद्योग नगर एसएचओ है चंद्र प्रकाश, उनसे कर रहा था और पहले तो इसको भरतपुर में लेने के लिए कहा, लेकिन ये चूँकि जयपुर आ गया था तो आज सुबह जो है छोड़ानी स्वीट स्ट्रॉन्ग रोड पे इसके पास से 5 लाख रुपए ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से होमगार्ड महकमे के निदेशालय भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि राज्य सरकार ने राजस्थान होमगार्ड को निदेशालय भवन के लिए विद्याधर नगर सेक्टर 4 में 1250 वर्ग मीटर भूखंड निःशुल्क आवंटित किया था। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सरकार पर अपराधों के नियंत्रण में विफल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से इस सरकार की अनेक विफलताओं में अपराधों को रोकने में असफल रहना भी एक है। उन्होंने बताया कि हैसियत वाले लोगों के साथ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि इस बात का संकेत है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। साथ ही पूनिया ने कहा कि पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा टूटा है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पिछले 1.5 साल में सरकार की अनेक विफलताओं में जो सबसे बड़ी विफलता है वो अपराध नियंत्रण में सरकार का कमजोर होना और उसमें भी हैसियत वाले लोगों पर हमले, ये आमतौर पर अनेक बार हुए हैं। बहुत ऐसे प्रसंग हैं जिसका उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन इससे एक संदेश तो साफ गया है कि प्रदेश की सरकार में इस गृह मंत्री के रहते अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। पुलिस के बारे में एक धारणा थी कि पुलिस का अपराधियों में खौफ है और आमजन में एक भरोसा है। वो भरोसा भी टूटा है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पिछले दिनों ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं। राजधानी तो खासतौर पर सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन आज सरकार के ही किसी व्यक्ति पर इस तरीके से हमला होना, कारण कुछ भी हो, लेकिन ये बात तय है कि अपराधियों को इस बात का इल्म है कि वो कुछ भी करेंगे और वो साफ बच निकलेंगे और उनको किसी न किसी तरीके से कोई न कोई संरक्षण किसी न किसी रूप से मिलता हो। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की फुलेरा विधानसभा के 4 मंडलों फुलेरा, सांभर, नरैना और नरैना देहात का वर्चुअल सम्मेलन शेखावत मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी रहे, जबकि सम्मेलन की अध्यक्षता बीजेपी जयपुर जिला देहात पश्चिम के अध्यक्ष रामानंद गुर्जर ने की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि विधायक निर्मल कुमावत मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन में रहकर कार्य करने की हिदायत दी। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मदन लाल सैनी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो वहीं पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मदन लाल सैनी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मदन लाल सैनी को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया।
करौली के नथौलीपुरा में अपने ही खेतों में फसल की देखरेख के लिए मौजूद किसान माधव पर अचानक एक पैंथर ने हमला कर दिया, तो वहीं किसान पैंथर से जान बचाकर भाग निकला। लेकिन घायल अवस्था में किसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद स्थानीय लोग पहुंचे और किसान माधव को हिंडौन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने करौली रेफर कर दिया। में आया है पैंथर मालूम हो रहा है और पैंथर का मूवमेंट पिछले 1 माह से चल रहा है। यहाँ लोगों को सतर्क भी कर दिया गया है। हमने 3-4 आदमी की टोली लगा रखी है। हर गांव में मूवमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है बराबर। लेकिन ये इस जगह वीरान जगह है, यहाँ हम पहली बार ही आए हैं। जानवर इधर से निकला होगा, यहाँ सो रहे होंगे, जो घायल आदमी है वो सो रहा होगा, उसको उसने या तो सूंघा होगा और सूंघने पर इसने हल्ला किया है, तो वो अपने आप में असुरक्षित महसूस होने पर अटैक करता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में कार्यरत कार्मिकों ने सांसद सीपी जोशी को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की चयनित सूची जारी करके उन्हें लाभान्वित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि चिकित्सा विभाग में प्रयोगशाला भर्ती 2018 में हुई थी, जिसमें 1534 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई थी। भर्ती के अब 2 साल बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन कई बार करवाए जा चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा बार-बार सत्यापन के लिए कहा जा रहा है। समस्या है कि सरकार ने 2018 में लेफ्ट साइड की भर्ती निकाली थी, लेकिन उसके ऊपर ध्यान न देते हुए इससे पहले जो लंबित और नई भर्तियों को उन्होंने हरी झंडी दे दी, जिसमें जीएनएम, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन इनकी, लेकिन लैब सहायक की भर्ती उन्होंने नहीं निकाली। और हमको 2 साल हो गए यहाँ पर, हमको सरकार हमको पागल ही बना रही है। और जब भी किसी मंत्री या सांसद किसी को फ़ोन करते तो हमें सिर्फ जुमला देकर ही कॉल बता देते कि हाँ आपका काम हो रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि वो हमें भर्ती नहीं करना चाहती है, जिससे पूरे राजस्थान 33 जिलों में रोष का। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की। छात्रों ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजे एक ज्ञापन में कहा कि कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश जिले में अधिकांश महाविद्यालय के भवन कोरोना वायरस सेंटर के रूप में कार्य के लिए जा रहे हैं, जिसके चलते छात्रों की परीक्षा नहीं ली जा सकी। जिस प्रकार देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आज सारी सेवाएं बंद है, जो सरकार छात्रों को अनदेखा कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग ये है कि छात्रों को भी इस बीमारी से बचाया जाए और ये परीक्षा ना करा के इस महामारी के दौरान छात्रों को प्रमोट किया जाए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए और थर्ड ईयर वालों बच्चों को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स दे के उसमें 10% बढ़ा के और इनकी फीस, सेमेस्टर फीस माफ़ की जाए। और रूम किराया जो आए दिन बढ़ाया जा रहा है, रूम किराया लिया जा रहा है बच्चों से, ये रूम किराया। भीलवाड़ा में सुभाष नगर स्थित छोटी पुलिया के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई, तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आज इतला मिली है कि छोटी पुलिया के पास में कोई अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, विश्राम गृह में पड़ा है। मौके पे हम आए हैं, परिजनों की तलाश कर रहे हैं, अभी कोई इसका कोई पता नहीं चला है और फिर भी हम इसकी तलाश करके आगे की कार्रवाई के लिए इसको एमजीएच जेल घर में रखवा रहे हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे, शिनाख्त का प्रयास करेंगे वारिसानों का। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। धौलपुर में आज बुधवार को 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले का आंकड़ा 531 पहुंच गया है, तो वहीं बाड़ी, बसेड़ी, राजखेड़ा और सैपो उपखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने से हॉटस्पॉट जैसे हालात बन गए हैं, जिससे चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अनलॉक 1 में मिली छूट के कारण पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं बुधवार को भी बाड़मेर में कोरोना के 14 मामले सामने आए हैं। इसको लेकर एसडीएम रोहित कुमार से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। मिलकर के एक डोर टू डोर सर्वे कर रही है और उन लोगों को टेस्ट करने की कोशिश की जो उनके कॉन्टेक्ट में आए थे, और हमने मास लेवल पर सैंपलिंग करवाई है और इसके लिए आज भी कैंप है
4 जगह बालोतरा में कैंप हो रहा है, परसों कसौली में कैंप होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि स्प्रेड किस लेवल तक हुआ है, और कोशिश ये है कि इस चैनल को ब्रेक करें। एहतियात के तौर पे हमने सब्जी मंडी जहाँ पर ये ज़्यादा फैला था, तो उससे संबंधित जो भी लोग थे उनके व्यवसाय उनको बंद करवाया है, और कल एक आदेश के द्वारा हमने बाहर से जो आने वाली फ्रूट और सब्जी मंडी की जो गाड़ियाँ थी उनकी बैन लगाया, क्योंकि ये स्पीड वहीं पे हो रहा है, और जो भी लोग आए हैं। लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और मानसिक तनाव में आकर सुसाइड के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। कोटा में अप्रैल के बाद से अब तक 50 से ज़्यादा लोगों ने निराश होकर सुसाइड जैसे कदम उठा चुके हैं। दरअसल आरकेपुरम थाना क्षेत्र के नया गांव 4 लेन पुलिया के नीचे एक मजदूर का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। आरकेपुरम थाना एएसआई बाबूलाल मीणा ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे नया गांव 4 लेन पुलिया के नीचे एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाने की सूचना मिली थी। कोटा में आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 4 या 5 दिनों में 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 2 युवाओं ने की। इसके अलावा अभी हम जहां खड़े कोटा के ये बाईपास का हाईवे है, यहाँ निकटवर्ती एक बस्ती है रोजड़ी कोटा शहर का, और ये दिखाना चाहूँगा मैं, ये जिस जगह खड़े ये ठंडा लग रहा है। यहाँ पर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने आर्थिक तंगी बताया जा रहा कारण उसको लेकर आत्महत्या की। तो कोटा की बात करें तो कोटा लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 50 लोगों ने आत्महत्या की। सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, सबसे बड़ा कारण पारिवारिक कलह, और सबसे ज़्यादा परिणाम ये आया, उसका रिजल्ट निकल के आया कि लोगों को बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने आत्महत्या करने पर विवश किया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में अगर लोगों को रोजगार की कमी आई तो आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। काउंसलिंग की ज़रूरत है, लोगों को रोजगार की ज़रूरत है, लोगों को समझाइश की ज़रूरत है कि सरकार उनके लिए योजनाएं बना रही है। बहुत जल्दी ये परेशानियां दूर हो जाएगी। किंतु कोटा शहर का जो आंकड़ा है, शैक्षणिक नगरी, अभी तो लॉकडाउन का तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। सहयोगी महेंद्र के साथ संजय दत्ता, न्यूज़ इंडिया, कोटा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से गांव में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इनमें बेरोजगार ग्रामीणों को पंजीकृत कर जॉब कार्ड के जरिए 100 दिन की रोजगार मुहैया कराया जाता है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ की तकरीबन सभी पंचायतों में मनरेगा कार्य चल रहे हैं। अभी मैंने पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी को, रोजगार साहब को फ़ोन किया था। उनका ये कहना था कि जैसे भी अपने नरेगा में नहीं चल रही है, फिर भी मैं पंचायत समिति से एक अधिकारी को भेजूंगा वहाँ पे, अभी शाम तक या कल सुबह जाके वो पता कर लेगा। वाकई में अगर ऐसा है तो नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे। वो मौके पे भेजूंगा अधिकारी, और जो अधिकारी रिपोर्ट लेके आएंगे उसके अनुसार मैं एज पर रूल एक्शन लूँगा। आप जो बिल्डिंग करे संभव तो पंचायत के पास वाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंदर बिल्डिंग बन रही होगी, मेरे ख्याल से वही बिल्डिंग की बात करें। कई साहब एक बार मौके पे जाएंगे, जो भी कमी होगी वो अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग बनेगी। टोंक जिले के देवली में रिश्तों को तार-तार करने वाले हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पटेल नगर में पिछले दिनों सुनीता मीणा नाम की महिला की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी, जिसे उस वक्त अचानक पैर फिसलकर गिर जाने की बात कही जा रही थी। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है और गहनता से पूछताछ में आरोपी पति ने गुनाह कबूल कर लिया है। जो प्रेम प्रसंग के चलते जो पति था उसने ही पत्नी की, अपनी जो पत्नी थी उसकी हत्या कारित की गई। 3 जून की ये घटना है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंचती है थाना देवली, जिसके अंदर मृतिका पाई जाती है जिसका नाम सुनीता मीणा है, और इसकी लाश मिलती है। सर पे इसके गंभीर चोट कारित की गई थी, सीढ़ियों के नज़दीक इसकी बॉडी मिलती है। और उसके बाद जब तहकीकात इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है तो कुछ हमारे को इनपुट्स ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर पति जो था इसका, उसकी भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही थी। तकरीबन 20-25 दिन से हम इसके पीछे केस में लगे हुए थे। 2-3 दिन पहले इनपुट और पुख्ता मिले तो हमने इन्वेस्टिगेशन और थोरो करी, CDR एनालिसिस भी करी। तो इसमें सब में ये जांच में निकल कर आया कि जो इसका पति है अशोक बुडोलिया, इसकी 2010 में इससे शादी हुई थी। पिछले 1-1.5 साल से इसके पति का ये और इसका आपस में झगड़ा किसी बात से रह रहा था। तो पति पत्नी अलग रह रहे थे, पत्नी देवली में रह रही थी और पति जयपुर में रह रहा था। प्रेम विवाही था इनका, लेकिन पति का एक और महिला के साथ संपर्क स्टार्ट हो जाता है जिससे इनकी आपस में अनबन रहती।
पाली के देसरी पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ ने उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत और विकास अधिकारी मोहित दवे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मगर तालाब ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक नेमाराम के साथ कर्मचारी मनोहर सिंह ने हाथापाई और गाली गलौज की और शराब के नशे में होने के कारण मनरेगा कार्यालय पर ताला लगा दिया। श्री नेमाराम जी कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत मगरतला में लगे हुए हैं। कल इनके साथ किसी मनोहर सिंह नाम के व्यक्ति ने शराब पीकर आकर ग्राम पंचायत कार्यालय में मारपीट की, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व अभद्र व्यवहार किया। इसके विरोध में मंत्रालय कर्मचारी संघ देसूरी ने आज विकास अधिकारी महोदय एसडीएम महोदया को ज्ञापन दिया है एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने की ज्ञापन दिया है। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मंत्रालय कर्मचारी संघ कल से कार्य बहिष्कार करेगा। राजस्थान के जोधपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस में एक महिला कांस्टेबल ने एमडीएम अस्पताल के पार्किंग संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसके मामले के बाद पार्किंग संचालक चौकी पहुंचा और पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ जाति सूचक शब्द के संबंध में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। इस मामले की जांच एसीपी नूर मोहम्मद को सौंपी गई है। उनके दोपहर के बाद की बात है कि एक व्यक्ति पुलिस चौकी पर एमडीएम पहुंचा और उसने एक लिखित में रिपोर्ट दी कि भाई ये पार्किंग वाले शुल्क ज़्यादा ले रहे हैं। इस बात को लेकर चौकी पर पार्किंग वाले एक राधेश्याम नाम के लड़के को बुलाया। बुलाने के बाद में उससे पूछा, उसने अपनी गलती उस वक्त ज़्यादा पैसे लेने की कबूल भी की। फिर होटो हुई उस परिवादी के बीच में भी, और उस राधेश्याम का कहना है कि महिला जो पुलिस कर्मी वहाँ थे उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और एक लकड़ी के स्केल से हल्की फुल्की हथेलियों पर मारपीट भी की, जैसा कि उसने बताया। उसके बाद में महिला कांस्टेबल का कहना है कि ये जो राधेश्याम है इसने मीडिया कर्मियों से और वकीलों के मार्फत बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह करवाए। कल भी वो वहाँ आया पुलिस चौकी पर और धमकाया, ऐसा दबाव बनाया। तो महिला पुलिस कर्मी ने कल रिपोर्ट दी और मुकदमा दर्ज हुआ। 151 में राधेश्याम को पाबंद करवाया गया। आज सुबह जानकारी मिली कि राधेश्याम ने भी एक SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट दी है, जिस पर मैं खुद थाने पर पहुंचा और SC/ST में मुकदमा दर्ज किया गया। सांसद नरेंद्र खींचड़ ने केसीसी अधिकारियों के साथ डायरेक्टर बंगले में बैठक ली। ये बैठक केसीसी इकाई प्रमुख SD, AGM प्रशासन विपिन शर्मा और सुमन कुमार के साथ की गई। इस बैठक में बीजेपी नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने सांसद और केसीसी अधिकारियों से HCL को पुनर्जीवित करने की मांग की। शपथ ग्रहण करी, पहली संसद चली, उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था, जिसका वीडियो भी आपके सामने मेरे पास किसी वो तो रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन है, सब सिस्टम आदमी उसमें है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को मंत्री जी से मिला, हमारे स्पीकर हैं बिरला जी से मिला और वहाँ के चेयरमैन जो शुक्ला जी हैं उनसे भी मैं मिला और उसकी कार्रवाई आगे चल रही है। फिर ये कोरोना लेकर आ गया, उसके बाद में यहाँ यूनियनबाजी जो भी इस तरह की होती थी वो भी कुछ किया, इसके लिए सब किया है। अभी आज इन्हीं लोगों आप लोगों की मांग के कारण से साहब से मिले हैं, तो उनके साथ बैठ करके जो भी आपने बिंदु बताए हैं निश्चित रूप से हल करेंगे। ये अभी जैसे कि संसद महोदय के सामने आप लोग भी मौजूद थे और ये आपने देखा भी है कि हमारे अध्यक्ष महोदय और संसद महोदय इवन स्पीकर महोदय जो कि हमारी राजस्थान के हैं, इनसे इन्होंने पहले से ही इस प्रयास में जुट चुके हैं। और मैं केवल आपको इतना कह सकता हूं कि आज जो सांसद महोदय आए हैं और आप आए हैं यहाँ पर पधारे हैं और ये जो हमारी समस्याओं को गौर किया, ये एक पॉजिटिव दिशा में एक प्रयत्न है। और आप क्षेत्रीय का लोकल निवासी होने के नाते मेरा फर्ज भी बन जाता है और मेरा प्रयास भी रहता है हमेशा। हमने पूर्व में भी जो यहाँ सांसद बने उनसे निवेदन किया था और नरेंद्र कुमार जी जब से सांसद बने हैं हमने शुरू में इनसे आग्रह किया कि खेतड़ी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है। इसमें शेखावटी नहीं पूरी देश का आदमी यहाँ काम करता है और करीब 10,000 से ऊपर यहाँ कर्मचारी हुआ करते थे जो आज 550 की संख्या पे आ गए हैं। नरेंद्र जी को हमने आज बुलाया, ये सब कार्यकर्ताओं की मांग थी, आम ग्रामीण की मांग थी। हमारा पुरजोर कोशिश ये रहेगी कि ये प्लांट पुनर्जीवित हो किसी भी तरीके से, अगर चलाया जाए चाहे इसमें कहीं से बजट आए। भीलवाड़ा की RC व्यास कॉलोनी के भदादा मोहल्ले में आयोजित एक शादी समारोह में लोगों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण अब तक दूल्हे के पिता और दूल्हे सहित 14 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं शादी में राज्य सरकार की गाइडलाइन से ज़्यादा मेहमान बुलाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने के मामले में पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। संक्रमण को देखते हुए अभी हाल ही में एक परिवार में शादी हुई और उस शादी के बाद वहाँ से काफ़ी लोगों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है।
प्रथम दृष्टया ये भी पाया गया है कि उसमें सभी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हुआ और अनुमत संख्या से ज़्यादा लोगों को शादी में बुलाया गया। जिले में कुल जो केसेज हैं वो 239 हो गए हैं। हाल ही के दिनों में भीलवाड़ा में एक आउटब्रेक हुआ है। एक शादी जो है उसमें उसके जो आयोजक हैं उनमें से पॉजिटिव निकलने के बाद उस फैमिली से और उस शादी में जो आने वाले हैं 14 केसेज अब तक पॉजिटिव निकले हैं। 125 लोगों का सैंपल हमने कल तक लिया है और अब तक 143 लोगों के हमने सैंपल लिए हैं। कई लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। भीलवाड़ा को सुवाड़ा पंचायत समिति पर पातलियास गांव के मनरेगा श्रमिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने सचिव पर आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने मेट को हटाकर दूसरा मेट लगाया है। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। लोग पातलियास कांकरा नदी पर सभी नरेगा के तहत कार्य करते हैं। वहाँ पे हमारा मस्ट्रोल कल ही जारी हो गया था, लेकिन समय पर नहीं पहुँचा, इसलिए हम 10 बजे तक इंतज़ार किया। उसके बाद सुवाड़ा पंचायत समिति पहुँचे हैं। सचिव का कहना है कि रामेश्वर जाट कहेगा उसी को मस्ट्रोल देंगे। हमारे पर राजनीतिक प्रेशर है। इतिहास के कुछ श्रमिक पंचायत समिति सुवाड़ा में आए हैं, तो हमने इनसे बात करनी चाहिए। तो इसमें इनका जो एक मेट जो पहले लगा हुआ था रतनलाल जाट, उसकी संपर्क पोर्टल पे शिकायत हमें मिली और इसलिए हमने उसको हटाया। और वैसे भी रोटेशन का है, इसमें मेट हर पखवाड़े बदले जाते हैं। तो हमने दूसरे मेट को लगाया तो ये यहाँ के ग्रामीण वासियों को नरेगा लेबर को भड़का के यहाँ पंचायत समिति लेके आया है। और क्योंकि मस्टोल वहाँ पहुँच गए हैं, मेट वहाँ पर है साइड पे और लेबर वहाँ नहीं पहुँची है। लेबर यहाँ पंचायत समिति आ गई है, अब इसकी जांच करवाएंगे, कार्रवाई कर रहे हैं और इनको संतोष करा के यहाँ से भिजवाएंगे। बीकानेर के खाजूवाला उपखंड क्षेत्र में टिड्डियों से नुकसान का जायजा लेने के लिए विधायक गोविंद मेघवाल प्रशासन के साथ खेतों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के खेतों में हुए नुकसान का भी जायजा लिया। किसानों को जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने का आश्वासन दिया। हरियाणा के अंबाला में करीब 1.5 साल से गांव में एक पंचायती तालाब पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में फिर गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे उसके परिजन अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टाइम से जहर का इशू चल रहा है, उस पर जो प्राइमा फेसी पता चला है कि कुछ घरों का इंक्रोचमेंट है, तो उसमें सरपंच और जो दूसरी पार्टी है जिनका इंक्रोचमेंट है उनका झगड़ा है। उस बारे में उसके बाद किसी और छोटे मोटे इश्यूज़ में इनका परसों आपको एक झगड़ा हुआ था। फिर उस पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी जो फिल्मा जाते थे। फिर कल जो जिन्होंने FIR दर्ज करवाई थी उन्होंने इनके घर में जाके कल फिर इनके ऊपर हमला कर दिया था। उसमें भी 2 लोगों को गोली लगी है और फिर ये आज ये जो अमरजीत है इसको गोली लगी है, जो कि महेश। देश की सफल विदेश मंत्री रही और अंबाला की बेटी स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर अंबाला शहर का बस स्टैंड करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया, लेकिन इस विशाल बस स्टैंड पर आने वाले यात्री आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस बस स्टैंड पर कहने को तो सरकार ने AC भी लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ लोगों के लिए पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, करोड़ों की लागत से बने बस स्टैंड पर भी शौचालय की भी कोई सुविधा नहीं है। पानीपत में नगरपालिका की सफाई कर्मचारी पिछले लंबे समय से सरकार से नाराज हैं। कई बार अपनी मांगों को लेकर शहर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और रोष मार्च निकालकर अपनी अपील सरकार को भेज चुके हैं। तो वहीं कर्मचारियों ने सरकार पर वायदा खिलाफी के भी आरोप लगाए हैं। हमारी जो मांगे हैं सरकार के साथ मई में फैसला हुआ था, सरकार ने अभी तक कोई लेटर जारी नहीं किया। इसी कारण हमारी राज्य कमेटी ने फैसला लिया है कि 2 दिन की भूख हड़ताल रखी जाए। और अगर सरकार ने आज हमारे नेताओं को मीटिंग के लिए चंडीगढ़ बुलाया है, अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है तो ठीक है, वरना आगे लंबी हड़ताल हमारी जो स्टेट कमेटी निर्णय करेगी, हम आगे लंबी हड़ताल भी कर सकते हैं। अंबाला में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान विवाद में एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के लोगों पर की गई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की चंडीगढ़ अस्पताल में उपचार जारी है। तो वहीं मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। हुआ था 2 पक्षों का, वहाँ पर जो पाल जाति के घर पे हमला किया था बाहर के लड़कियों ने, तो उस पर हमने रात कल इनके बयान पर पर्चा दर्ज कर दिया दूसरी पार्टी के खिलाफ। दूसरी पार्टी का भी कल गोली लगी 2 बंदियों का, वो PGI में एडमिट है।
32 में, और इनकी छुट्टी हो गई थी रात को जो पाल गिर जाती है, तो उन्होंने बदला लेने की नियत से इसको सवेरे कल्ले को गोली मार दी किसी ने उनमें से। क्या नाम है जिसका? इसका अमरजीत है, सन ऑफ लालचंद। सर किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? ये विवाद तो गांव की जोड़ी तालाब है, तालाब पे कब्जे, नाजायज कब्जे को लेके विवाद चला हुआ सरपंच के साथ। पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र के तमाम क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासियों की देखरेख और सभी व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे ग्राम प्रधानों को अब सूचना तंत्र की कमजोरी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है, जिससे ग्राम प्रधान की दिक्कतें पूर्व में जारी होने के बाद इसके चंद ही दिनों बाद ही निरस्त तक हो चुके और इसके बदले जारी किए गए नए शासनादेश सूचना तंत्र की कमजोरी के चलते ग्राम प्रधानों तक नहीं पहुंचे। ऐसे में यही पुराने शासनादेश अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों की सरदर्दी बन रहे थे। लेटर का वो हवाला दे रहे हैं तो वो ऑलरेडी निरस्त हो चुका है। वैसे भी वो लेटर जो खाली इंडिकेटिव था कि इतनी धनराशि में ये सामान या ये जितनी भी सामग्रियाँ हैं कि कौन ये उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि उसमें एक कमेटी बैठी थी। उस कमेटी में 6-7 मेंबर थे, उनके द्वारा ये सारे सामानों की सूची के हिसाब से रेट लिस्ट मंगाई था पूरे जनपद में, और उस आधार पर एक तय किया गया था कि मिनिमम इतना रुपया होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और उसमें ये भी लिखा गया था कि अगर इससे कम धनराशि में आपको सामग्री मिलती है तो आप ले सकते हैं। पर जानकारी के अभाव था प्रधानों को, जो आज डीएम साहब ने हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे ऊपर जो हमने पूर्व में जो जिलाधिकारी महोदय का ये था संज्ञान में वो दिया था कि हमें आश्वासन दिया था कि हम आप जो भी खर्चा करोगे उसका निस्तारीकरण होगा पूरा, और आज जिलाधिकारी महोदय ने वो स्पष्ट भी कर दिया है कि आप आपदा फंड से और भी डिमांड कर सकते हैं। और इस हमने जो एक अभी पार्टी आई थी, डीएम साहब का आदेश भी था पुराना था, उस पर दोबारा से उसमें संशोधन करा था कि उसमें ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, वो ग्राम सभा पर डिपेंड करता था। प्रदेश में मानसून सीजन शुरू होने वाला है, जिससे लालकुआ के श्रीलंका टापू पर रहने वाले 40 परिवारों के सामने 3 से 4 महीने के लिए संकट खड़ा हो जाता है। दरअसल मानसून के कारण श्रीलंका टापू का शहर से कनेक्शन कट जाता है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन हर साल पूरी टीम के साथ दवाइयां, रसद, राशन सामग्री उपलब्ध करवाता है, तो वहीं इस बार भी स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग की टीम भी अधिकारियों के साथ श्रीलंका टापू पहुंची और उन्हें जरूरत की चीजें मुहैया कराई गई। न्यूज़ इंडिया की टीम श्रीलंका टापू पहुंची है, जो लालकुआ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ कई सालों से ना तो बिजली है, ना सड़क है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना ही चिकित्सालय से लेकर के ना ही कोई यहाँ पर कोई सुविधाएं हैं। यहाँ पर पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए उप जिलाधिकारी विवेक राय जी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो है क्षेत्रवासियों की समस्याएँ सुनी हैं, उसके निस्तारण के लिए किस तरीके से प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। सर, क्या जानकारी यहाँ मिली है, क्या क्या समस्याएँ देखने में आई हैं और उसके निस्तारण के लिए किस तरीके से जो है प्रशासन कदम उठा रहा है? आज श्रीलंका टापू का भ्रमण किया गया है। सभी आवश्यकीय सेवाओं से संबंधित विभागीय अधिकारी हमारे साथ आए हैं। ग्रामवासियों के साथ बैठक की गई है। उनके बीच में स्वास्थ्य की टीम ला करके जो भी गांव में लोग बुजुर्ग बच्चे रहते हैं उनका टीकाकरण कराया गया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। और इस 3 महीने में मानसून अवधि के बीच में जो आकस्मिक कुछ समस्याएं डिसेंट्री आदि की होती हैं, उसके लिए आशा को, एएनएम को दवाएँ भी स्टॉक दे दिया गया है, समझा दिया गया है किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। 3 महीने के लिए इस गांव में राशन का वितरण करा दिया गया है। साथ ही जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती हैं उनके माध्यम से भी 3 महीने का पुष्टाहार भी वितरण करा दिया जा रहा है। गाँववासियों के बीच में उपस्थित होकर हेलीपैड का निर्माण करा करके उनके बीच में एक विश्वास पैदा किया गया है कि आपको अगर मानसून सीजन में कोई समस्या होती है तो प्रशासन आपके साथ खड़ा है, अन्य विभाग भी आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। इनकी जो समस्याएं इनके द्वारा जो बताया गया वो विभागों तक उसको पहुंचाया जाएगा, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। यथासंभव उसमें जो भी नियमों के दायरे में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकती हैं वो की जाएंगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ उप जिलाधिकारी जिन्होंने सीधे तौर पर बताया जो भी यहाँ की समस्याएं हैं वो उनके संबंधित विभागों तक पहुँचाई जाएंगी। स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की अहम समस्याएं देखते हैं यहाँ पर और क्या समस्याएं हैं और वास्तव में क्या निस्तारण अभी तक हो पाया किसी समस्याओं का और क्या अहम समस्याएं हैं यहाँ पर? सर, ऐसा है यहाँ पर जिला प्रशासन हर वर्ष बरसात में मतलब जून के महीने में हर वर्ष आते हैं, वही दिलासा सभी दे जाते हैं, वही नेताओं वाला हिसाब है। वोट के टाइम पे आएंगे, वोट के लिए पब्लिक को गुमराह करेंगे, विकास कुछ होना नहीं है। जहाँ हम जैसे थे वैसे ही रहने हैं। क्या अहम समस्याएं हैं यहाँ के? स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, क्या हालात हैं यहाँ के? सड़क का तो कोई नाम ही मत लो, कहीं कोई बनानी है, और उसके अलावा बिजली पानी व्यवस्था कुछ ठहरी नहीं। उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी समस्या है। यहाँ पर हॉस्पिटल है, बड़ी दूर है। यहाँ से लालकुआ यानी कि 10-12 किलोमीटर होता है,
बुजुर्ग महिलाएं जिसके पास गाड़ी व्यवस्था नहीं है तो वो जा नहीं पाता है। लगभग कितने सालों से बसा था श्रीलंका ये टापू जो है, और कितने सालों से बसासा था, और कितने लोग लगभग यहाँ निवास करते आ रहे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? लगभग 200 परिवार, 200 लोगों के जनसंख्या वाला यह क्षेत्र है हमारा। ये जब से बिंदु खत्ता यहाँ पर बसा है तब से लेकर अब तक ये कितने साल लगभग हो गए होंगे 40-45 साल तो हो ही गए होंगे सर। तो क्या अभी भी नेता आते हैं खाली वोट बैंक के खातिर आते हैं वोट मांगने, उसके बाद कभी दिखाई देता है कोई यहाँ पर? नहीं सर, बड़ी मुश्किल से विधायक जी अगर कभी आ देंगे तो घोषणा कर देंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ स्थानीय निवासी जो हैं सीधे तौर पर यही बता रहे थे, प्रशासनिक अमला जरूर आया है यहाँ पर, यहाँ की सुध ली है, लेकिन वर्तमान के जो धरातल की अगर बात करें तो ना ही यहाँ शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़कों की बात करें, कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं है लोगों को। और प्रशासन आता है या राजनेता आते हैं महज वोट बैंक की खातिर, खाना पूर्ति होती है, लेकिन धरातल में वास्तव में यहाँ पर कोई काम नहीं है। शैलेंद्र कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, लालकुआं। उत्तराखंड के रुड़की में झवरेड़ा पुलिस ने लूट करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि बदमाश के 2 साथी अभी भी फरार हैं। वहीं पकड़े गए बदमाश के पास पुलिस ने एक चाकू और एक लूट किया हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया है। सिविल लाइन कोतवाली में एसपी स्वपन किशोर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जल्द ही दोनों फरार बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिरोज के द्वारा थाना झवरेड़ा पर यह सूचना अंकित कराई गई कि अज्ञात बदमाशों द्वारा उसे रोककर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देकर उसका मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया और उसके ही फ़ोन से उसके परिजनों को धमकी देकर पैसों की मांग की गई। इस संबंध में थाना झवरेड़ा पर अंतर्गत धारा 341, 392, 386, 307, 323, 506 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान 3 अभियुक्त प्रकाश में आए। अभियुक्त एजाद को कल गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है, जिस संबंध में अलग से धारा 25/4 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोरोना महामारी में रैपिड जांच टेस्ट लैबों की बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग उपजिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेश सचिव मुकेश नेगी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते आज भारी संख्या में प्रवासी अपने गांव को वापस आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिससे सरकार को जल्द ही इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे यात्रा से प्रभावित जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे ढाबे के संचालक हैं, हमारे होटल व्यवसायी हैं, उनके लिए भी सरकार एक आर्थिक पैकेज जारी करे, ऐसी हमने मांग सरकार से की है। और एक सबसे बड़ी मांग इसमें जो है, हमारे आजकल इस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे इस महामारी में हमारे शिक्षक और कर्मचारी बंधु, जो कि अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के आंदोलित भी हैं आजकल, ओपीएस की मांग को लेकर के। तो मैं उनकी मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली योजना को भी तत्काल सरकार लागू। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उपलब्ध कराई गई है। इसके चलते अब लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी। आपको बता दें कि कोविड-19 के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और रिपोर्ट आने में भी काफ़ी समय लग रहा है, जिस कारण मरीजों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महीने की 18 तारीख से किट हमारा 17 या 16 को आया है, फिर 18 से हमने क्या नाम है वहाँ टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसमें जो सस्पेक्टेड केसेज हैं जो आते हैं हमारे फ्लो क्लिनिक, जिन्हें मुझे लगता है कि हाँ इनका किया जाना चाहिए, इनको संदेह है, तो केवल उनका ही हम क्या नाम है करते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो अभी तक कितने लोगों का कर चुके हैं? रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट तो हम क्या नाम अपने स्टाफ का तो सबका करा चुके हैं, क्योंकि हमें वरीयता अपने को देनी थी सबसे पहले। ठीक है, अब वो दूसरा किट जो है जिसपे सैंपल हमें मेला भेजा जाता है, वो अभी 18 से शुरू हुआ है और उसमें हमें के 4 लोग शायद परसों हुए हैं और 2 लोगों का आज जा रहा है। कल नहीं गया था, कल फ्राइडे था और फ्राइडे में और ट्यूसडे ये 2 दिन हमारे करते हमारी एलटी हैं मौर्य जी, और मौर्य जी की 2 दिन ड्यूटी नर्सन लगा दी गई है मंगलवार और शुक्रवार को, इसलिए मंगलवार शुक्रवार को तो टेस्ट यहाँ होगा नहीं। ठीक है, बाकी दिन यहाँ होगा जो भी हमें सस्पेक्टेड मिलेंगे, जो फ्लू क्लिनिक से मुझे जो डॉक्टर्स हमारे जो देख। उत्तराखंड के नैनीताल में पेशी के लिए जा रहे कैदी के रास्ते से फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि नैनीताल पुलिस के जवानों के द्वारा न्यायालय में पेश करने के बाद जिला कारागार नैनीताल ले जाया जा रहा एक बंदी पुलिस कस्टडी से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। इसको लेकर एसआई विजय मेहता ने बताया कि बंदी मूल रूप से यूपी के अमरोहा जनपद गाँव तेहरी तहसील हसनपुरा का निवासी है और वर्तमान में गाजियाबाद के छिपियाला लालकुआं में सूर्या हाइट्स में रहता था।
जसपुर पर दर्ज एफआईआर नंबर 203/20 में गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश कराने के पश्चात जिला कारागार नैनीताल में दाखिल करने के लिए लेकर आ रहे थे अपने व्यक्तिगत वाहन से। तो ये एरिज बैंड के पास अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर घुस करके जंगल की तरफ भाग गया था, जिसके संबंध में थाना तल्लीताल पर एफआईआर दर्ज की गई और अभियुक्त की तलाश की गई। तो रात्रि लगभग इसे हमने 2:30 बजे के लगभग रूसी बाईपास के पास से हमने इसको गिरफ्तार किया। इसको अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में तैनात चमोली जिले के शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी का अंतिम संस्कार बुधवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट नंद्र प्रयाग में किया गया। शहीद के बड़े भाई सुलभ सिंह नेगी ने शहीद की चिता को मुखाग्नि दी। शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर मंगलवार देर शाम उनके पैतृक गांव सुनाली पहुंचने पर पूरा क्षेत्र शोक की लहर में डूब गया। तो वहीं बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीद के पैतृक घाट पहुंचकर शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।